नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 7 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग से, जो कि मैंने पहले भी की है। मैंने आपसे क्या कहा है, जब भी मॉक टेस्ट लगाने बैठिए अपने साथ एक नोटबुक रखिए और पेन रखिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं उसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, ठीक है, ताकि एग्जाम जब आपके आए तो आपको फिर सारे मॉक टेस्ट देखने की आवश्यकता ना पड़े। आपको बस अपने पन्नों को पलटना हो और आपका रिवीजन हो जाए। देखिए क्लास, रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पूरा कोर्स एक बार कंप्लीट कर लेंगे और रिवीजन नहीं करेंगे तो मैं बता रही हूं आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में गलत हो जाएंगे। इसीलिए रिवीजन पे फोकस करिए। तो चलिए आज हम लोग मॉक टेस्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से अपने सिलेबस को रिवाइज करेंगे। और अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने पहले के 6 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके मॉक टेस्ट को देख सकता है। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको कि मॉक टेस्ट मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, प्लेलिस्ट ही नहीं मिल रही है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक भेज दूंगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के कुछ सजेशंस थे कि जैसे मैम जो मैथ वाले क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा और जूम करिए, तो आज मैं कोशिश करूंगी कि जूम करके पढ़ाऊं ताकि सारे स्टूडेंट्स को विजिबल हो, किसी को भी दिक्कत ना हो स्लाइड को देखने में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप मुझे प्रश्न नंबर बता दिया करिए, तो उस प्रश्न को मैं दोबारा रिपीट कर लूंगी नेक्स्ट टेस्ट में। ठीक है क्लास, देखिए ये जो मॉक टेस्ट है ये आप ही लोगों के लिए लिया जा रहा है, और अगर आप ही लोगों को इससे बेनिफिट नहीं पहुंचेगा तो हमारा क्या फायदा होगा। ठीक है, तो हम तो चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट यहां से पहुंचे। तो चलिए अब मॉक टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स के बारे में दे दूं। ये जो फाउंडेशन कोर्स है ये यूपीपीसीएस 2025 के लिए है। यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर कराया जा रहा है। साथ ही साथ किस तरीके से आपको मेंस के आंसर्स को लिखना है ये भी बताया जा रहा है। मैं जब मेंस की बात कर रही हूं तो सारे जीएस के पेपर, हिंदी और ऐसे सारे पेपर्स कवर किए जाएंगे। और अगर आप मेंस में क्वालिफाई होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए गाइड भी किया जाएगा। क्लास, अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी मन में क्वेरी है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए एक और प्रोग्राम लेकर आया है जो कि क्रैश कोर्स है आंसर राइटिंग प्रोग्राम का। मेनली ये जो प्रोग्राम है ये यूपीपीसीएस मेंस 2024 के लिए है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने आंसर्स को किस तरीके से लिखना है ये बताया जा रहा है। आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, 5 क्वेश्चंस ऐसे दिए जा रहे हैं जिसके कि मॉडल आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे जिसके कि आंसर्स आप लोगों को लिखना है और हमें सेंड करना है। फिर आपकी जो नोटबुक है, जो भी आंसर्स हैं उसको चेक करा के आपको फीडबैक दिया जाएगा कि कहाँ पर दिक्कत है या आप और क्या पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं, कहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें फैकल्टी आपको बताएगी। तो क्लास, अगर इस प्रोग्राम से आपको जुड़ना है तो यहाँ पर सर का नंबर दिया है, इस पर आप कांटेक्ट करिए, सर आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझा देंगे। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हम मैप से रिलेटेड 1-2 प्रश्न हर क्लास में कर रहे हैं ताकि थोड़ा थोड़ा मैप आपका रिवाइज होता रहे। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी और इंडियन मैप को भी हम कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में नहीं है। ठीक है, आटाकामा मरुस्थल की बात की गई है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। कालाहारी मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में है। थार मरुस्थल एशिया में है। नाम्बिब मरुस्थल जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। तो बताइए क्या यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। पूछा गया है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, बी जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि जब हम कालाहारी डेजर्ट की बात करते हैं तो ये अफ्रीका में है, ना कि नॉर्थ अमेरिका में। बी सही उत्तर है। अब हम लोग एक बार सारे डेजर्ट्स को देख लेते हैं वर्ल्ड के।
जो कि इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। देखिएगा क्लास, जब हम सहारा डेजर्ट की बात करेंगे तो सहारा डेजर्ट कहाँ कहाँ है? अल्जीरिया में, चाड में, लीबिया में, माली में, मॉरिटानिया में, नाइजर में, सूडान में, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को में। ठीक है। फिर जब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स की, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से डेजर्ट थे? मैंने आप लोगों को कौन कौन से डेजर्ट बताया था? तनामी डेजर्ट बताया था, याद है आप लोगों को? फिर उसके बाद मैंने ग्रेट सैंडी डेजर्ट आपको बताया था। फिर मैंने आपको गिब्सन और सिम्पसन डेजर्ट बताया था। और लास्ट में हम लोग ने ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट देखा था। ये सारे जो डेजर्ट्स हैं वो कहाँ हैं? वो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, याद रखिएगा क्लास, इनका सीक्वेंस भी याद रखिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं पेपर की जो पूछने की जो क्वेश्चंस का तरीका है पेपर में, वो थोड़ा डिफिकल्ट बनाया जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं एग्जामिनर को जो भी पेपर आपका बना रहा है उसको ये पता है कि स्टूडेंट्स को पता है कि ये डेजर्ट कहाँ पर है। तो अब हम क्या करें, उनको एक सीक्वेंस में नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे अरेंज करने को दे दे। तब अगर आपको मैप याद रहेगा तो आप आराम से अरेंज कर लेंगे। तो ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स की बात हमने की थी। फिर इसी तरीके से देखिए गोबी डेजर्ट की जब हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है बताइए? ये मंगोलिया में है। ठीक है, चाइना में है, मंगोलिया चाइना में। कालाहारी डेजर्ट की बात करेंगे तो ये अफ्रीका में है, बोत्सवाना और नाम्बिया में। तकला मकान कहाँ पर है? चाइना में है, याद रखिएगा। नाम्बिब डेजर्ट जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। फिर कराकुम की हम बात करेंगे तो ये तुर्कमेनिस्तान में है। फिर थार डेजर्ट जो है वो हमारे भारत में और पाकिस्तान में है। फिर सोमाली डेजर्ट की बात करेंगे तो अफ्रीका हो गया। आटाकामा जो है वो साउथ अमेरिका में है। ठीक है, चिली और पेरू में। फिर दस्ते लूट की हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? ये ईरान में है। और लास्ट में मोजाम जो है वो कैलिफोर्निया में है। ध्यान दीजिएगा क्लास, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं स्लाइड को क्लीन कर देती हूँ, हटा देती हूँ सारे पॉइंट्स, ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लीजिए क्लास स्क्रीनशॉट। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अब हम लोग आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और नोट डाउन भी करते चलिए। ये चीज याद रखिएगा, सारे पॉइंट्स को आपको नोट डाउन भी करना है। तो यहां पर देखिए, अब ध्यान से देखिएगा क्लास, हम लोग डिस्कस करते हैं एक बार लोकेशन को, कुछ डेजर्ट्स के लोकेशन को लोकेट कर देते हैं मैप में। ये आपको साउथ अमेरिका दिख रहा है। ठीक है, साउथ अमेरिका में अगर हम देखेंगे तो इधर हमें एंडीज पर्वत मिलता है। ध्यान से देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूं, अगर साउथ अमेरिका में हम देखेंगे इधर हमें एंडीज पर्वत मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये पेरू और चिली वाले रीजन में। क्लियर है क्लास? यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये पैराग्वे जो है ये क्या है? ये लैंडलॉक्ड है। और बोलीविया क्या है? लैंडलॉक्ड है। तो पैराग्वे और बोलीविया जो है ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। किसमें? साउथ अमेरिका में। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, याद रहेगा। पैराग्वे और बोलीविया जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है, हर तरफ से क्या है? ये आपका स्थल से घिरी हुई है। ठीक है, तो ये इन दोनों को नाम याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। ये एंडीज है, याद रखिएगा एंडीज। अभी यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम इसी पोर्शन को थोड़ा सा जूम कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये पैराग्वे है और ये जो है ये बोलीविया है। सारे तरफ से अगर हम देखेंगे तो ये स्थल से घिरी हुई है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए और इंपॉर्टेंट चीजों को हम देखते हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, पेंटागोनिया आपको दिखेगा नीचे, पेंटागोनिया। इधर अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया है ये एंडीज पर्वत है ये पूरा। ठीक है, और यहीं पर आपको ये इस डायरेक्शन में यहां पर आटाकामा डेजर्ट मिलेगा, जिसकी की बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की है। अब हम जूम करके देखें तो ये देखिए, ये आटाकामा डेजर्ट आपको दिख रहा है, दिख रहा है ये आटाकामा डेजर्ट। ये आटाकामा डेजर्ट को हम यहां पर देख रहे हैं। देखिए आटाकामा डेजर्ट, इससे क्या पास हो रहा है? ये आपको क्या दिख रहा है? देखो ये इधर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मकर रेखा पास हो रही है अटाकामा डेजर्ट से, ये भी याद रखिएगा। तो ये अटाकामा डेजर्ट हो गया।
और इधर ये आपकी एंडीज रेंज हो गई, ठीक है। अगर पूछा जाए कि एंडीज रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, तो याद रखिएगा एकांकागुआ, ये रहा एकांकागुआ, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। एंडीज जो श्रेणी है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो एकांकागुआ है। और यहाँ पे लेक टिटिकाका याद रखिएगा। लेक टिटिकाका अगर आप देखेंगे यहाँ पर पॉलिटिकल मैप में, ध्यान दीजिए, ये लेक टिटिकाका अगर आप देखेंगे तो ये पेरू और बोलीविया के मध्य में है, ठीक है क्लास। तो बस अभी आप इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए, जो मैं रिवाइज कराने जा रही हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैंने आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। मैंने आपको बताया कि बोलीविया और पैराग्वे, ध्यान में रखिएगा, क्या क्या याद रखेंगे आप। देखिए क्लास, ये क्या है, ये बोलीविया है और ये पैराग्वे है। इसी को हम जूम करके देख रहे हैं तो स्थल रोधी है ये, देखो सारे तरफ से क्या है, स्थल से घिरा हुआ है बोलीविया। इधर क्या है, लैंडलॉक्ड है ये ना, पैराग्वे, याद रहेगा आपको। अगर इधर हम देखेंगे तो ये चिली है और इधर आपको पेरू दिखेगा, पेरू। और एंडीज पर्वत श्रेणी जो है ये पूरा आपका ऊपर से नीचे गई हुई है। अभी हम उसको भी आपसे डिस्कस करते हैं, लेकिन आगे देखिए यहाँ पर जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं। यहाँ पर पेंटागोनिया के बारे में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा जो पेंटागोनिया है वो साउथ अमेरिका में एकदम नीचे की तरफ है, साउथ की तरफ है, याद रहेगा, ठीक है। इधर आपको अटाकामा डेजर्ट दिखेगा, दिखेगा अटाकामा डेजर्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रही है, ये दिख रहा है क्लास, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रही है। साथ ही साथ आप क्या याद रखेंगे, लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका ये रहा। अब इसको पॉलिटिकल मैप में एक बार देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। ये क्या है, लेक टिटिकाका है। लेक टिटिकाका किसको किस किन कंट्रीज में लाई कर रही है, तो पेरू और बोलीविया में। पेपर में पूछ सकता है कि जो लेक टिटिकाका है वो पेरू में साउथ पेरू में, ठीक है, ये साउथ कहलाएगा ना पेरू का, और बोलीविया का अगर हम देखेंगे तो ये नॉर्थ होगा, ठीक है। तो यहां पर लेक टिटिकाका है, ध्यान रखिएगा क्लास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है, जो लेक टिटिकाका है वो फ्रेश वाटर लेक है, हाईएस्ट नेविगेबल फ्रेश वाटर लेक, याद रखिएगा, हाईएस्ट नेविगेबल फ्रेश वाटर लेक है, जो कि अपनी बाउंड्री बोलीविया और पेरू के साथ शेयर करती है, ठीक है। अब देखिए एंडीज की अगर हम बात करें, जो एंडीज पूरी ये आपकी श्रेणी है, इसको साउथ एंडीज में, ठीक है, मध्य मतलब साउथ मतलब दक्षिण, ठीक है, फिर मध्य एंडीज में और नॉर्थ उत्तर एंडीज में डिवाइड किया जाता है। अगर हम नदर्न एंडीज की बात करेंगे तो ये वेनेजुएला, यहां पर आप देखिए ध्यान से, यहां पर आपको वेनेजुएला, कोलंबिया और इक्वाडोर मिल जाएगा, वहां पर आपको नॉर्थ एंडीज मिलेगी, ठीक है। जब सेंट्रल एंडीज की बात करेंगे तो ये बोलीविया और पेरू वाला रीजन हो गया, और जब हम साउथ एंडीज की बात करेंगे तो यहां पर चिली और लुली आलाको हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है जो चीज आपको बताया गया। इतनी चीज याद रखेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैंने आपसे फिर कहूंगी एक ही बात मैं आपसे, कि अगर बाई चांस एक बार में याद नहीं हुआ है तो परेशान नहीं होने की आवश्यकता है। अभी हमारे पास समय है, मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैप्स तो रटवा दूंगी, उसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। तो हम लोग 2-2, 3-3, 4-4 दिन बाद इसी चीज को दोबारा रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अभी बस कुछ कुछ पॉइंट्स को याद रखिए। अब देखिए अफ्रीका का मैप मैंने बहुत बार डिस्कस किया है आपसे, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको रटवाए हैं, याद करवाए हैं, उनको एक बार देख लेते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप देख लो, नाम्बिब डेजर्ट है, ये कौन सा डेजर्ट है, नाम्बिब डेजर्ट है, जो कि अभी पूछा गया है। कालाहारी डेजर्ट इधर दिख रहा है, नाम्बिब और कालाहारी डेजर्ट आपने देख लिया। इधर डेकन्सबर्ग रेंज देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था यहां पर एक रिवर है लिम्पोपो, कौन सी रिवर है, लिम्पोपो, याद रखिएगा। इसको जो मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वो 2 बार काट रही है। तो अगर ये लिम्पोपो ऐसे है तो इसको 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा 2 बार काट रही है, क्लियर। फिर हमने आपसे डिस्कस किया था कि यहां पर देखो, यहां पर क्या है बताओ, इक्वेटर है, विषुवत रेखा है,
ठीक है, 0 डिग्री दिख रहा है। और यहां पर आपको कौन सी नदी दिख रही है, कॉन्गो जायरे नदी। तो कॉन्गो नदी या जायरे नदी, कॉन्गो जिसको कि हम जायरे नदी भी कह रहे हैं, ठीक है, इसको 2 बार कौन काट रहा है, 0 डिग्री, विषुवत रेखा, इक्वेटर। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर है ना क्लास। चलो फिर मैंने आपको यहां पर ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल के बारे में बताया था। क्या बताया था, जो याद करो क्लास, विक्टोरिया लेक जो है वहां से कौन सी नाइल निकल रही है, वहां से व्हाइट नाइल निकल रही है, याद है ना। ठीक है, फिर हमने बात किया था ताना लेक की, और मैंने आपको बताया था ताना लेक से कौन सी नाइल निकल रही है, ब्लू नाइल निकल रही है, और ये दोनों मिल कहां पर रही हैं, खार्तूम में। ये चीज डिस्कस की गई थी आपसे, देखो रिवीजन करा रही हूं, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो ध्यान रखिए, अगर आपको भी ऐसे बनाना है तो आप बना सकते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है, अभी जूम कर देती हूं मैं, रुकिए, जूम करती हूं मैं एक बार, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा क्लास ध्यान से एक बार, ये कैसे कभी कभी जूम हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। एरो ऑप्शन, ठीक है, स्क्रीन, अभी नहीं हो रहा है ये जूम। चलिए अभी आप देख लीजिए, फिर हम लोग, अभी तो क्लासेस हैं तो डिस्कस कर लेंगे। यहां पर अगर आप देखेंगे ये, तो ये लेक ताना है, ठीक है, इथोपियन प्लेटो के इधर लेक ताना, ठीक है, लेक ताना से ब्लू नाइल निकल रही है, ठीक है। विक्टोरिया लेक से अगर हम देखेंगे तो व्हाइट नाइल निकल रही है, और दोनों कहां पे जाके मिल रही हैं, खार्तूम में जाकर मिल रही हैं। वो चीज मैंने आपको बता दी। यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था विक्टोरिया को कौन कट कर रहा है। विक्टोरिया अगर आप देखेंगे यहां पर, इसको 0 डिग्री जो है वो कट कर रही है, विषुवत रेखा जो है वो विक्टोरिया को कट कर रही है। तो याद रखेंगे, कट की स्पेलिंग यहां पर क्या है, KUT, कट। तो के क्या है, केनिया है, यू क्या है, युगांडा है, और टी क्या है, तंजानिया है। ये भी याद रखिएगा, वो इसको कट कर रही है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई, यहां पर आप ध्यान से देखिएगा। फिर मैंने आपको कहा था यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि लेक भी पूछा जाता है। तो यहां पर क्लास देखिएगा आप लोग, सबसे पहले यहां पर हमने विक्टोरिया लेक देख ली, लेक ताना देख ली, ठीक है। इधर एल्बर्ट लेक है, लेक ताना और लेक विक्टोरिया के मध्य में एल्बर्ट लेक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूं। फिर इसके बाद अगर हम विक्टोरिया के नीचे जाएंगे तो लेक टांगानिका, ये याद रखिएगा, और इधर लेक नाइसा है। बस अभी इतना याद रखो, फिर आगे वाले क्लास में और डिस्कस करेंगे। अभी इतना याद रखो, लेक ताना, ठीक है, लेक ताना जहां से ब्लू नाइल निकल रही है, विक्टोरिया जहां से व्हाइट नाइल निकल रही है, इन दोनों के बीच में लेक एल्बर्ट है, ठीक है, और विक्टोरिया के नीचे जो है वो ताना है। बस ताना याद रखो, ताना निका याद रखो, ताना निका। तो यहां पर भी ताना ताना करके ताना निका है, और इधर ताना है, समझ में आ रहा है। ऊपर क्या है, ऊपर ताना, नीचे ताना निका, ठीक है, और यहां पर एल्बर्ट के बाद विक्टोरिया के बाद तांगानिका, ये याद रखिएगा, तांगानिका, ठीक है। क्लियर ना क्लास। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए, और अगर आपको सारी चीजें नहीं भी याद रहती हैं तो परेशान नहीं होंगे, आने वाले क्लासेस में याद करा दूंगी। अब थोड़ा थोड़ा तो याद हो रहा होगा ना। ये बताइए, जिन स्टूडेंट्स ने भी पहला मॉक टेस्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7th मॉक टेस्ट देख रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है कि नहीं। देखिए क्लास, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। बीच में अगर क्लास स्किप करके देखेंगे ना तो लगेगा अरे मैम ये कब पढ़ाया था, हमको तो ध्यान ही नहीं है, आप इतनी जल्दी भाग गई, आप बता ही नहीं रही है इसको क्या है।
लेकिन जो रेगुलर क्लासेस करेंगे उनको समझ में आएगा। ये सब चीजें आपको कई बार बता दी गई है और अब आपके दिमाग में ये सब चीजें क्या याद भी होना शुरू हो गई होगी। अब आपको खुद ही याद होता होगा, मतलब आता होगा जब मैं ड्रॉ करती हूँ कि मैम ठीक है, यहाँ पर तानानिका है, ठीक है, यहाँ पर अगर देखें हम तो लेक ताना है, एल्बर्ट है, विक्टोरिया है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही जब अफ्रीका की बात करते हैं तो सबसे ऊपर क्या था? तनामी डेजर्ट था, फिर ग्रेट सैंडी डेजर्ट था, गिब्सन, सिम्पसन, और सबसे नीचे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट था। देखो क्लास, बहुत जरूरी है रिवीजन, इसीलिए मैं बार बार रिवीजन करा रही हूं। बार बार रिवीजन क्यों कराया जा रहा है? ताकि आपको याद हो जाए। तो यहां पर देखिए, अगर ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है तो यहां पर सबसे पहले हमने तनामी डेजर्ट की बात की थी, याद है? फिर हमने सैंडी डेजर्ट की बात की थी, फिर इधर गिब्सन डेजर्ट था, और फिर सिम्पसन डेजर्ट था, और सबसे नीचे विक्टोरिया डेजर्ट था, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। इधर मैंने आपको क्या बताया था? बताइए, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। तो इसी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको याद हो जाएगा। यहां पर मैंने आपको क्या बताया था? ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। अब देखो, यही वाला थोड़ा उधर मैं परेशान हो रही थी कि मैं मैप नहीं लेके आई हूं, लेकिन जूम करके लेके आई हूं। फालतू में हम लोग उसको जूम कर रहे थे। देखो यहां पर है, ये आपको विक्टोरिया दिख गया, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे, विक्टोरिया से निकल रही है व्हाइट नाइल, ठीक है। इधर ये व्हाइट नाइल है, ये ब्लू नाइल है। इधर लेक ताना है, ठीक है। और इधर अगर आप देखेंगे तो ये लेक टांगानिका है, टांगानिका। फिर यहां पर लेक एल्बर्ट है, और यहां पर लेक नाइसा है। बस अभी इतना याद रखो। एक करीबा लेक भी आज याद रख लो, करीबा लेक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि करीबा लेक पर विक्टोरिया फॉल है। विक्टोरिया लेक दूसरा है, विक्टोरिया लेक ये है, विक्टोरिया फॉल यहां पर है करीबा पर। ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है क्लास, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे हम अफ्रीका के मैप को बाद में फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको बेनिफिट पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो मुझे ये चीज बताइएगा, ऐसे रिवीजन कराने में आप लोगों को हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अब चीजें दिमाग में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? चलो अब दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हिमनद कराकोरम श्रेणी का भाग है? तो बताइए, सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरा, बियाफो। सही उत्तर क्या है यहां पर? बताइए क्लास। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो सियाचिन भी जो है वो कराकोरम रेंज का पार्ट है। फिर अगर हम हिस्पर देखेंगे, ये भी है, बाल्टोरा भी है, और बियाफो भी है। डी, ऑल ऑफ द एबव जो है वो आपका सही उत्तर है। आपको पता है ना, कैराकोरम, लद्दाख, जास्कर कैराकोरम में है ना आपके। फिर उसके बाद यहां पर हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये कौन सी रेंज है? ये कैराकोरम रेंज है। कैराकोरम रेंज में ही अगर हम देखेंगे तो ये लद्दाख और जास्कर आपको मिल गया, ठीक है। ये लद्दाख और जास्कर मिल गया। उसके बाद ग्रेट हिमालयन रेंज, ये ग्रेट हिमालयन रेंज है। और सबसे आउटर रेंज जो है वो है शिवालिक रेंज, ठीक है। सबसे अगर नॉर्थ में देखेंगे तो कैराकोरम रेंज, यहां पर ग्रेट हिमालयन रेंज, और सबसे आउटर अगर हम देखेंगे तो वो शिवालिक रेंज है। ये याद रखिएगा, कैराकोरम में ही आपका लद्दाख और जास्कर रेंज है, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर आपका आंसर जो था वो डी था, और हम देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी तुरंत वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे डिस्कस करती हूं। देखिए, सियाचिन जो है वो कैराकोरम रेंज में है। आपके एग्जाम में पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया था हाईएस्ट बैटलफील्ड कहां पर थी, और सियाचिन के बारे में कुछ करके दिया गया था। तो कैराकोरम, सियाचिन याद रखिएगा। बाल्टोरा की बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये भी कैराकोरम रेंज में है, ठीक है। हिस्पर कैराकोरम में, बियाफो जो आपको दिया गया है वो भी कैराकोरम में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास। फिर उसके बाद हम खारदो जीन की बात करेंगे तो ये भी कैराकोरम में है। चोला लुंगमा जो है वो भी कैराकोरम में है। फिर रुनडुन जो है वो भी कैराकोरम में। अगर गंगोत्री की बात की जाएगी तो ये कुमायूं रेंज उत्तराखंड में है, तो ये आउटर में है थोड़ा, ठीक है। फिर जेमू की बात करेंगे तो ये सिक्किम में। फिर
सासाइनी की बात करेंगे तो कैराकोरम में, और केदारनाथ जो है वो उत्तराखंड में है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आराम से ले लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, नहीं तो फिर कहोगे कि मैम स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे। मैम आप स्लाइड के सामने खड़े हो जाते हो, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, तो ले लो क्लास। चलो स्क्रीनशॉट। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। थर्ड प्रश्न, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उपयुक्त देशों में से कितने देश काला सागर के साथ सीमा साझा करते हैं, आपको बताना है। ब्लैक सी की बात की गई है यहाँ पर। ग्रीस, बुल्गारिया, तुर्की, ईरान, रूस, यूक्रेन और सीरिया। तो बताइए कौन कौन शेयर करते हैं। तो मैं आपको पहले मैप दिखा देती हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, फिर प्रश्न दिखाऊंगी। अगर आपको याद करना है कि ब्लैक सी के साथ कौन कौन कंट्री जो है वो अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, तो आप याद रख सकते हैं बर्गर, टी, बर्गर और टी, ठीक है, याद रहेगा बर्गर और टी। मैम को बर्गर के साथ टी पीना अच्छा लगता है, तो बर्गर टी से याद रखिएगा। अब देखिए ब्लैक सी को बुल्गारिया सराउंड कर रहा है। देखिए क्लास यहां पर बुल्गारिया आपको दिख रहा होगा, ये बुल्गारिया हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे बी से बुल्गारिया, ये देखिए। फिर यू से जब हम बात करेंगे तो यूक्रेन हो गया, ये रहा यूक्रेन, दिख रहा है बुल्गारिया, यूक्रेन। आर से जब हम बात करेंगे तो यहां पर रोमानिया हो गया, ठीक है। और एक आर से क्या हो गया, रशिया हो गया, दिख रहा है क्लास, रोमानिया और रशिया। जी से क्या हो गया, अगर हम बात करेंगे तो जॉर्जिया हो गया, याद रखिएगा, जी से जॉर्जिया हो गया। ई से अगर हम देखेंगे, ई से, तो यहां पर ई से आपको मिलेगा, इधर हो गया रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, और टी से तो टर्की हो गया, टर्की। एक मिनट, रुर बी टी जी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये ई आपका ऐसे ही है, तो याद रखिएगा जॉर्जिया का ई है ये कैपिटल ई नहीं होगा, ये जॉर्जिया का ई है। असल में जब मुझे याद था तो रुर बीटीजी से याद था, लेकिन मुझे लगा रुर बीटीजी तो मेरे दिमाग में है, मेरे स्टूडेंट्स के लिए बर्गर टी ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि उनको ज्यादा समय तक याद रहेगा। तो याद रखिएगा बी से क्या है बुल्गारिया, यू से क्या है यहां पर यूक्रेन, फिर आर से रशिया, जी से जॉर्जिया, जीई से जॉर्जिया, आर से फिर रोमानिया, और टी से क्या हो गया, टर्की हो गया। एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए, फिर हम प्रश्न को देखते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्लास, ध्यान से। तो बुल्गारिया हो गया, देखिए बुल्गारिया हो गया, ठीक है। फिर रोमानिया हो गया, यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, टर्की हो गया। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कोड से इसको याद करना चाहें, क्योंकि कोड ही से याद रहता है। अगर आपको याद रखना है बर्गर टी से, मतलब ये टी ऐसे कर लो टी से, तो यहां पर बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, रशिया और तुर्की, ठीक है। और या फिर आप रुर बीटीजी से भी याद कर सकते हैं। रुर बीटीजी से याद करने का बस एक फायदा है, रुर बीटीजी से याद करने का एक फायदा है, वो फायदा क्या है मैं आपको बता दूं। ये इस तरीके से चलेगा, RUR दिख रहा है, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, ठीक है। फिर आपका हो गया जॉर्जिया, टर्की और बुल्गारिया। तो यहां पर देखिए जब हम इसकी बात करते हैं तो आर से रशिया हो गया, फिर यूक्रेन हो गया, एक सीक्वेंस में है, फिर रोमानिया हो गया, इधर हम बात करेंगे तो बुल्गारिया हो गया, तुर्की हो गया, टर्की और जॉर्जिया हो गया। तो ये आपको एक सीक्वेंस में याद रहेगा इससे, अगर पूछेगा पेपर में तब। लेकिन आप बर्गर टी से याद कर लीजिए, तो इसको तो ये RUR BTG
ऐसे था जो मैंने अपने में याद किया था, अपने आप को याद कराने के लिए। लेकिन आप बर्गर टी से याद रखिए, आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा। चलो अब हम प्रश्न को देखते हैं ध्यान से। तो बताओ, ग्रीस कहीं पर आया है? अब जी तो था मैम, याद ही नहीं आ रहा है, ग्रीस था कि जर्मनी था कि जॉर्जिया था? ये भी हो सकता है पेपर में, और पेपर में होता भी है। तो इसीलिए जो भी आप लोग कोड याद करते हो उसको रिवाइज भी किया करिए, मैप में भी देखा करिए, ऐसा भी होता है। अब देखो जी यहां दिया है, आप पेपर में याद करके गए हैं बर्गर टी, अब आपको याद ही नहीं आ रहा है, याद ही नहीं आ रहा है। तो ये याद रखना कि जीई जीई जीई, तो यहां पे जो जीई है वो जर्मनी के लिए नहीं है, ना ही ग्रीस के लिए, ये जीई जो है वो जॉर्जिया के लिए है, तो इसको हटा दो। बुल्गारिया है, ये हमारा बुल्गारिया हो गया। फिर तुर्की है, जो चाय है वो हम लोग तुर्की में जाकर पी रहे हैं। ईरान नहीं है, ईरान कहां पर है? यहां पर आई तो है ही नहीं। फिर रूस, रशिया है, हाँ ठीक है। यूक्रेन, बताइए यूक्रेन है कि नहीं? ध्यान दीजिए क्लास। अब यहां पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां पर जब हमने देखा तो ऊपर यूक्रेन आपको दिख रहा है ना, तो बर्गर का यू जो है वो किस चीज के लिए? यूक्रेन के लिए है। लगाइए, मैं बार बार आपको मैप इसलिए दिखाती हूं क्योंकि मैप के थ्रू आपको चीजें याद रहेगी। तो यूक्रेन है क्योंकि हमारे जो बर्गर का यू है वो यूक्रेन है, वो क्या है? वो यूक्रेन है, ठीक है। सीरिया नहीं है, तो ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। तो कितने हैं? 1 2 3 4, तो केवल 4। उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 4, ठीक है। तो देखिए क्लास, कितना अच्छा प्रश्न था। इसी तरीके से आपकी परीक्षा में भी पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। अब आपको कभी भी ब्लैक सी नहीं भूलेगा, क्योंकि कैसे याद रहेगा? बर्गर टी से। और यहां पर जो जीई है वो क्या है? जॉर्जिया है। आर क्या है? रोमानिया है। आर क्या है? रशिया है। बी क्या है? बुल्गारिया है। यू क्या है? यूक्रेन है। टी क्या है? टर्की है। अब याद हो गया होगा। अब आगे मैं आप लोगों को इसी तरीके से कैस्पियन सी भी याद करा दूंगी, मेडिटेरेनियन सी भी याद करा दूंगी, सब याद करा दूंगी, परेशान नहीं होंगे। चलो अगला प्रश्न देखिए। यहां पर देखते हैं हम 4th प्रश्न। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इन इंडिया। तो ध्यान दीजिएगा क्लास, आप लोग इसको पढ़िए, थोड़ा समय लेके क्या करिए, आप लोग इसको पढ़िए आराम से। दिया गया है, दे आर नोटिफाइड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। फिर उसके बाद दिया गया, द आइडिया बिहाइंड क्रिएटिंग सच एरिया इज टू प्रिवेंट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन द प्रोटेक्टेड एरिया। नो ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड इन दिस एरिया। अब ध्यान दीजिएगा, जो मैं बताने जा रही हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहां पर क्या दिया गया है? भारत में महत्वपूर्ण वन जीव आवासों की बात की गई है, ठीक है। यहां पर अगर हम इसको देखें तो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ऐसे ही आपको मिलेगा कि जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, क्या हम उनको नोटिफाई करते हैं अंडर द WPA एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर? तो नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब थोड़ा सोचो, 2nd पॉइंट और 3rd पॉइंट को ध्यान से देखो, क्या दिया गया? द आइडिया बिहाइंड क्रिएटिंग सच एरिया। अब आप लोग ये मत सोचना मैम इंग्लिश में नहीं हिंदी में पढ़ो, मैं आपको एक हिंट देना चाह रही हूं, इस वजह से मैं इंग्लिश में आपको बता रही हूं। यहां पर क्रिटिकल शब्द लगा दिया गया है, तो क्रिटिकल शब्द मतलब जो भी जीव जंतु यहां पर हैं, जो भी इस एरिया में है, वो कहीं ना कहीं डेंजर में है, तभी तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोला जाता है। जिनको बहुत ज्यादा खतरा है, समझ रहे हैं, जिनको बहुत ज्यादा खतरा है, तो हम कह सकते हैं कि इसका मेन पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन द प्रोटेक्टेड एरिया। तो किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण इन लोगों को कोई भी डेंजर ना पहुंचे, कोई भी खतरा ना पहुंचे। तो यहां पर अगर 2nd स्टेटमेंट सही है कि द आइडिया बिहाइंड क्रिएटिंग सच एरिया इज टू प्रिवेंट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन द प्रोटेक्टेड एरिया,
ऐसे क्षेत्रों को बनाने के पीछे का विचार संरक्षित क्षेत्रों में मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकना है। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो थर्ड स्टेटमेंट भी तो सही होगा। क्या दिया है? इन क्षेत्रों में किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती है, किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज यहां पर नहीं परफॉर्म की जाएगी। अब खुद सोचो, क्रिटिकल की बात की गई है तो हम ध्यान देंगे ना कि किसी भी तरीके की मानव गतिविधियां यहां ना हो, ताकि ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो, कोई डेंजर ही ना हो उनको। तो देखो, ये दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। ऐसे ही एग्जाम में भी आपको सोचना पड़ता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तब हम इसको नोटिफाई कहां करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्लास, जब भी क्रिटिकली वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की बात करेंगे तो ये जो है वो आपका नोटिफाइड कहां पर है? ये आपका नोटिफाइड है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर एक्ट। अगर हम देखेंगे तो ये रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006 के अंडर में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो परिकल्पना है ये अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 में दी गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं है, ये याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट। ऐसे ही आपके परीक्षा में प्रश्न बन भी सकते हैं अब आने वाले समय में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है? मतलब हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात की है। किसकी बात की है? पोटेंशियल एनर्जी की। अब बताओ, जब भी कोई चीज मूवमेंट में होगा, मूवमेंट में, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी। जहां पर भी कोई भी चीज स्टैटिक होगी, मतलब अभी रुकी हुई है, एनर्जी जो है वो कंजर्व है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्लास? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, बांध में एक, आज बड़ी दिक्कत हो रही है, ये क्यों चेंज हो जा रहा, बार बार नहीं समझ में आ रहा। देखिए, बांध में एकत्र पानी में संचित ऊर्जा, ऊर्जा क्या है? संचित है। ठीक है, स्टोर्ड है एनर्जी, तो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ऊर्जा क्या है? संचित है, तो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। दबी स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, संचित, संचित और संचित ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। ऊंचाई पर रखे पत्थर में संचित ऊर्जा, तो जहां पर भी ऊर्जा जो है संचित है, कंजर्व है, तो वहां पर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, हमने बॉल को फेंक दिया, बॉल मोशन में आ गई, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? डी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि हर जगह एनर्जी जो है वो एक्यूमुलेटेड है, स्टोर्ड है। समझ में आ रहा है? संचित है इस वजह से। और जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो वहां पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलो, ये भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी का प्रश्न है, ध्यान से देखिए क्लास। अब तो बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं, दिख रहा होगा। ये साइज तो सही है ना, प्रश्न बड़े हैं तो हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। बाइलिंगुअल क्लासेस होती है तो थोड़ी सी ये परेशानी होती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछा गया है कि कौन कौन से जो मिशन है वो आपके पार्ट है NAPCC के, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के। ध्यान दीजिएगा, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के कौन कौन से पार्ट्स हैं ये पूछा गया। इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो नेशनल वाटर मिशन, नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन, नेशनल सोलर मिशन और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो बताइए कौन कौन से जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा है? तो राष्ट्रीय जल मिशन दिया है, राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन दिया है, राष्ट्रीय सौर मिशन दिया है और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन दिया है। तो कौन कौन से इसके पार्ट है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के? तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो नेशनल वाटर मिशन, सोलर मिशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्लास, नेशनल वाटर मिशन इसका पार्ट है और नेशनल सोलर मिशन इसका पार्ट है। खाली दो पार्ट है, तो उत्तर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तर? सी आपका सही उत्तर है। एक बार हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहां पर। अब एक्सप्लेनेशन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं एक्सप्लेनेशन हिंदी में दूंगी क्योंकि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हिंदी में एक्सप्लेन करिए। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग
NAPCC की बात करेंगे, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की, तो ये कब आई थी? 2008 में आया था। ये आपका प्रीलिम्स का पूछा गया क्वेश्चन है कि ये कब आया था ये योजना, तो 2008 में आया था। ठीक है, पूछा गया है। तो हो सकता है आने वाले वर्षों में यहां से प्रश्न बने, लेकिन लेवल को क्या कर दे और डिफिकल्ट कर दे, बढ़ा दे। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें किन किन चीजों पे ध्यान दिया गया है, किन किन मिशंस को इंक्लूड किया गया है, ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहां पे मुख्यतः 8 राष्ट्रीय मिशन को इसके अंडर में लाया गया है। कितने मिशंस को? 8 राष्ट्रीय मिशन को। कब आया है? 2008 में आया है। पहला मिशन कौन सा है? तो यहां पर ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, ये पहला मिशन है सोलर मिशन से रिलेटेड, नेशनल सोलर मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन। दूसरा देखेंगे राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, यहां पर नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, फिर सतत आवास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। जब भी मैं ये टॉपिक अपने स्टूडेंट्स को बताती हूं तो मैं उनसे एक बात कहती हूं कि और सब मिशन तो आप कोरिलेट कर लेंगे, लेकिन अगर वहां पर इस मिशन की बात कर दी कि हिमालय के पारिस्थितिक तंत्र की बात कर दी, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, आपको लगे ये ऑड वन आउट है। लेकिन याद रखिएगा NAPCC में कौन सा आपका यहां पर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम इंक्लूडेड है। ये पॉइंट याद रखिएगा, हिमालयन इकोसिस्टम को कंजर्व करने की बात की गई है, सस्टेन करने की बात की गई है इस मिशन में। फिर यहां पर राष्ट्रीय हरित भारत मिशन और फिर राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो अगर हम देखेंगे तो ये 8 मिशन हैं जो आपको याद रखने हैं। क्लास, फिर मैं आपको एक चीज बोलूंगी, मैं थोड़ा स्लाइड से हट जाऊं ताकि दोनों लैंग्वेजेस आपको दिखे। ध्यान से सुनिएगा, NAPCC मिशन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी, साथ ही साथ मेंस के लिए भी। NAPCC मिशन में मेनली 8 जो मिशंस हैं उनको इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, और ये 2008 में लागू हुआ था। साथ ही साथ इन 8 मिशंस को एक बार ध्यान से देख लीजिए, जैसा क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर दिखाया है, हो सकता है आने वाले समय में भी आपको इसी तरीके का प्रश्न मिल जाए। तो आप याद रखिएगा, यहां पर जैव विविधता से रिलेटेड कुछ नहीं कहा गया है। हाँ, हमने संरक्षण की बात की है तो हिमालयन रीजन को कंजर्व करने की बात वहां पर की है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहां पर हाइड्रोजन मिशन से भी रिलेटेड कुछ नहीं है, यहां पर सोलर मिशन से रिलेटेड है। ठीक है, यहां पे सस्टेनेबल हैबिटेट की बात की गई है, वाटर मिशन है, ग्रीन इंडिया मिशन है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन भी है, इसमें कृषि भी याद रखिएगा इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और जलवायु परिवर्तन की भी बात की गई है यहां पर, तो ये ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं क्या करती हूँ, अब स्लाइड से ही हट जाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए, आप लोग पढ़ लें, फिर मुझे उत्तर दे दें। अब देखिए यहां पर कंधे का जोड़ व कूल्हे का जोड़ किस प्रकार की अस्थि संधि है? तो बताइए किस तरीके का बोन हमें मिलता है जॉइंट और हिप जॉइंट में? तो यहां पर दिया गया है कंदुक खलिका संधि, कब्जा हिंज संधि, खूटी संधि, सैडल संधि। तो बताइए, तो यहां पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट या फिर सैडल जॉइंट, ऐसे ही परीक्षा में आपको दिया रहेगा। ठीक है, इसी में तो यहां पर बताइए किस तरीके का है ये। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलता है। इससे भी रिलेटेड आपके प्रीलिम्स में इस बार एक प्रश्न बना था, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब आप लोग डायग्राम में देखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। ध्यान दीजिए क्लास, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखिए, यहां पर आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलेगा। ठीक है, यहां पर अगर हम देखेंगे हाथ पे, यहां पर इस हड्डी को, तो इसको हम हिंज जॉइंट कहते हैं। कौन सा जॉइंट कहते हैं? हिंज जॉइंट। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें, ये इधर देखिए, तो ये क्या है? ये यहां की बात की जा रही है, तो ये पाइवट जॉइंट है। इधर उंगलियों में इधर देखेंगे, यहां पर कलाई पे, तो यहां पर प्लेन जॉइंट है, और इस साइड देखेंगे तो ये सैडल जॉइंट है।
अगर आपको इस फिगर में ढंग से नहीं दिख रहा होगा तो आप एक काम करिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी, तो आपके मोबाइल में अच्छे से फिगर दिख जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से प्रीलिम्स में, पीसीएस प्रीलिम्स में इस बार प्रश्न बना है, तो आने वाले एग्जाम में भी हो सकता है प्रश्न बन जाए, ठीक है। तो इसको देख जरूर लीजिएगा, हो सकता है यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल ना हो क्लास, तो आप लोग खुद से उसको सर्च करके देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे हम बढ़े, ध्यान दीजिएगा क्या प्रश्न पूछा गया है। ओजोन से रिलेटेड पूछा गया है। इट इज अ नॉन रिएक्टिव गैस, एवरेज टोटल ओजोन कंसेंट्रेशन इज जनरली लोअर एट पोल्स एंड द इक्वेटर देन इक्वेटर, ठीक है। The tropospheric ozone is formed naturally, whereas hydrospheric ozone forms from the volatile organic compound and nitrogen oxide, which is correct. ध्यान से देखिएगा क्लास, आप लोग आराम से बता रही हूं मैं। सबसे पहले बोला गया है ओजोन जो है वो एक गैर प्रतिक्रियाशील गैस है, नॉन रिएक्टिव गैस से बोला गया है। फिर औसत कुल ओजोन की अगर हम सांद्रता देखेंगे, कंसेंट्रेशन देखेंगे, तो वो भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पे कम है। मतलब जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पर, इक्वेटर पे ज़्यादा है और पोल्स पे जो ओजोन लेयर है वो कम है, उसका कंसेंट्रेशन कम है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है क्षोभ मंडल की अगर हम बात करेंगे तो क्षोभ मंडल में जो ओजोन प्रेजेंट है वो प्राकृतिक रूप में बने हुए हैं, और जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन प्रेजेंट है वो आपके वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के रिएक्शन से बने हैं। तो बताइए कौन कौन सा यहाँ पर सही है, कौन सा सही है। तो अगर हम देखें क्लास ध्यान से, वीडियो को पॉज भी कर लीजिए जरूरत है, तो खाली ऑप्शन 2 जो है वो सही है और ये दोनों जो है वो गलत है। तो उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब मैं जो एक्सप्लेन करने जा रही हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब भी हम ओजोन की बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, आज बार बार स्लाइड बदल जा रही है ना, हाँ अभी नहीं बदलेगी, ध्यान दीजिए। जब भी हम ओजोन की बात करते हैं क्लास, तो ओजोन जो है वो क्षोभ मंडल में और समताप मंडल में दोनों जगह प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। यहां पर हम समताप मंडल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, बताइए, स्ट्रेटोस्फीयर की। और क्षोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। क्षोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फीयर। अब जब भी ओजोन सप्ताप मंडल में है, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में है, तो वो एक गुड ओजोन कहलाता है। ये मैंने आपको बताया है, वो क्या कहलाता है, वो गुड ओजोन कहलाता है। क्यों गुड ओजोन कहलाता है, क्योंकि ये हमें यूवी रेस से, पैराबैग्नी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है ना। और अगर समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर ना हो तो हम ह्यूमंस का एक्सपोजर जो है वो यूवी रेस से बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेस जो है वो पृथ्वी पर बहुत मात्रा में आएगी, जिसके कारण स्किन कैंसर भी हो सकता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अगर ज्यादा एक्सपोजर हो यूवी रेस से तो कौन सी बीमारी हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है, याद रखिएगा। अगर ये जो ओजोन है क्षोभ मंडल में प्रेजेंट है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट है, तो इसको हम बैड ओजोन कहते हैं। क्यों बैड कहते हैं, क्योंकि ये एक पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव करता है। पॉल्यूटेंट मतलब क्या है कि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव करता है। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से मिलकर बने रहते हैं या फिर उनमें कोई बदलाव के कारण बने रहते हैं। ये डायरेक्टली सोर्स से नहीं एमिट होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक
प्रदूषकों की जब हम बात करते हैं, जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, जो पॉल्यूटेंट होते हैं, वो डायरेक्टली सोर्स से निकलते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज से जो स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो वो क्या है, वो प्राथमिक प्रदूषक है, वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, वो डायरेक्टली सोर्स से निकल रहा है। लेकिन जो द्वितीयक प्रदूषक होते हैं वो आपके दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से मिलकर बने रहते हैं या कोई फिजिकल केमिकल चेंज की वजह से बनते हैं, ये सोर्स से नहीं निकलते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। इसमें जैसे ओजोन हो गया, पैन हो गया, ये सब क्या है, स्मॉग हो गया, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ये चीज याद रखिएगा। अब क्लास, अगर ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ओजोन ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये एक रिएक्टिव गैस होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो O3 है ये एक प्रतिक्रियाशील गैस है, ये एक रिएक्टिव गैस है जिसमें 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। 3 ऑक्सीजन परमाणु है ना, O3 कहते हैं हम इसको, 3 ऑक्सीजन परमाणु है। तो यहां पर अगर ऑक्सीजन में एक नेसेंट ऑक्सीजन मिलकर आ जाए तो O3 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये रिएक्टिव है, ये हमेशा याद रखिएगा। दूसरी जो पॉइंट आपको दिया गया था इस प्रश्न में सही था, वो क्या था, जब भी हम बात करेंगे ओजोन लेयर की तो इसका जो कंसेंट्रेशन है ना वो सबसे ज्यादा इक्वेटर पे होगा, और पोल्स में इक्वेटर के कंपैरिजन में जो कंसेंट्रेशन है वो कम होगा। याद रखिएगा, ये भी चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और जो आखिरी पॉइंट था जिसमें लिखा था कि क्षोभ मंडल में जो है, ट्रोपोस्फियर में जो है, वो ओजोन आपका नेचुरली प्रेजेंट है, ये लिखा था ना, जो कि गलत है। यहां पर ट्रोपोस्फियर में तो ये बैड ओजोन है, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, द्वितीयक प्रदूषक है, जो कि आफ्टर रिएक्शन ऑफ अदर पॉल्यूशन उससे बना हुआ है। तो ये तो पॉल्यूटेंट है, ये नेचुरली नहीं प्रेजेंट है। जो समताप मंडल में ओजोन लेयर प्रेजेंट है, जो कि गुड ओजोन है, जो हमको यूवी रेस से प्रोटेक्ट कर रही है, वो जो है वो नेचुरली प्रेजेंट है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। तो इस वजह से हमने इस प्रश्न का उत्तर सही क्या लगाया, केवल 2 जो है वो सही है, बाकी पहला और दूसरा गलत है। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं। केंद्र तथा राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बताइए क्लास, कब किया गया था? तो इसे 1983 में गठित किया गया था, सरकारिया कमीशन को। चलो अब सरकारिया कमीशन से रिलेटेड हम लोग कुछ चीजों को देख लेते हैं। जैसे आपके यूपीपीसीएस परीक्षा में पूछा गया था कि सरकारिया कमीशन में अदर मेंबर कौन था, तो यहां पर निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? तो वी शंकर दिया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वी शंकर दिया था। बड़ी दिक्कत है क्लास ये आज। चलो देखते हैं, अभी देख लें। हाँ, तो ये वी शंकर दिया था, जो कि नहीं है इसके मेंबर। ठीक है, हनुमंतन थैया नहीं है। फिर SR सेन दिया था, ये इसके मेंबर थे। और OV अलगेसन दिया था, नहीं थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? थर्ड आपका सही उत्तर था, ये पूछा गया प्रश्न था। देख लीजिए, जब भी हम सरकारिया कमीशन की बात करेंगे, सरकारिया कमीशन का गठन 1983 में किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सरकारिया थे, तो उन्हीं के नाम पर ये पड़ा। और कौन कौन मेंबर थे इसमें? तो श्री बी शिवरमन थे, याद रखिएगा। और कौन थे? डॉक्टर SR सेन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? RS सरकारिया ने, जस्टिस RS सरकारिया ने, जिनके की नाम पर इस कमीशन का नाम सरकारिया कमीशन रख दिया गया। तो श्री बी शिवरमन याद रखिएगा, और SR सेन। सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड था? सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से रिलेटेड था। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, उनको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। जैसे इसमें कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी, जब भी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात आएगी, ठीक है, तो आप कुछ रिकमेंडेशन सरकारिया कमीशन के दे सकते हैं। मेंस में भी आप अच्छा स्कोर करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पर बोला गया था कि जो राज्यपाल है उनका कार्यकाल जो है वो 5 साल के लिए कर देना चाहिए। ठीक है, 5 साल का कार्यकाल कर देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि राज्यपाल जो है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे रहता है। जब राष्ट्रपति चाहे तो उसको हटा सकता है, कहीं और का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होना चाहिए, उसको 5 साल कर देना चाहिए। ठीक है,
और उसे संविधान में उल्लेखित आधारों पर ही हटाना चाहिए। किस तरीके से गवर्नर को हटाया जाएगा ये संविधान में लिख देना चाहिए, एक प्रोसीजर, जैसे कि राष्ट्रपति को हटाने का एक प्रोसीजर है ना, उसी तरीके से गवर्नर को भी हटाने का एक प्रोसीजर बना देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, गवर्नर से रिलेटेड इन्होंने दिए थे, आप लिख सकते हो पेपर में। अनुच्छेद 356 को केवल जब हम प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं, हम राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति शासन किन किन कंडीशंस में लगाना चाहिए वो बोला इन्होंने, जैसे संकट के, राजनीतिक संकट के समय, आंतरिक तोड़फोड़ के समय, ठीक है, भौतिक रूप से टूटने और गैर अनुपालन की स्थिति में ही निरस्त किया जाना चाहिए। ये चीज याद रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि सेंटर में कोई पॉलिटिकल पार्टी है, स्टेट में उसके विरुद्ध वाली पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, तो सेंटर ने क्या कहा कि स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी को हटाओ, प्रेसिडेंट रूल लगाओ। ये होता था, मिस यूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल होता था, जिसके बाद क्या बोला गया था, जुडिशियल रिव्यू की बात की गई थी, मैंने आपको बताया था ना मुंबई केस में, याद रखिएगा क्लास। चलो और देखते हैं क्या बोला गया था। फिर बोला गया था कि राज्यपाल की रिपोर्ट एक बोलने वाला दस्तावेज होना चाहिए, इसे सार्वजनिक क्षेत्र में दिया जाना चाहिए। फिर इंटरस्टेट काउंसिल की बात की गई थी, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की बात, ठीक है। तो पूछे कभी परीक्षा में इंटरस्टेट काउंसिल का गठन किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था, तो सरकारिया कमीशन आप लिख सकते हैं। इसने मजबूत सुझाव दिया कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान नहीं है, और साथ ही साथ अब तो इसकी जरूरत नहीं है, आप हटा भी सकते हो। साथ ही साथ यह चाहते थे कि केंद्र और राज्य दोनों को पिछड़े क्षेत्र या क्षेत्रों के विकास की चिंता होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, रिकमेंडेशन थे, जो कि सरकारिया कमीशन द्वारा दिए गए थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेंस में अगर कभी भी आपसे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में पूछा तो वहां पर आप सरकारिया कमीशन, पंची कमीशन, इन सब के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलो ये देखो, एक प्रश्न है, ये बिहार में पूछा गया था, लेकिन मैंने कहा आप लोगों के लिए इंक्लूड कर दूं, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो जब भी हम सरकारिया कमीशन की बात करेंगे तो हम केंद्र राज्य संबंधों की बात करेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की। तो ए का थर्ड हो गया, तो आपको तो उत्तर मिल ही गया एक ही पॉइंट से। लेकिन और देख लेते हैं, श्री रंगराजन समिति की जब हम बात करेंगे तो ये किससे रिलेटेड है, ये गरीबी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, गरीबी से। और गरीबी से रिलेटेड कमिटीज को याद करने के लिए मैंने आपको बताया था, आप ऐसे याद कर सकते हो। कीबोर्ड में L+R दबाते हो ना, तो ए से क्या है, सब गरीबी से रिलेटेड कमिटी है। अलग कमिटी, कौन सी, अलग कमिटी। एल से क्या है, लकड़वाला कमिटी। टी से क्या है, तेंदुलकर कमिटी। और आर से क्या है, रंगराजन कमिटी। याद रखिएगा। पारिक समिति की अगर हम बात करेंगे तो ये बुनियादी ढांचे से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। और नरसिम्हम कमिटी की बात करेंगे तो ये बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ और प्रश्न दिए गए हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। वह आयोग जिसने केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन किया वो सरकारिया कमीशन थी, आपको पता है। अब देखो कितने परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा है, आरओ में भी, यूपीपीसीएस में भी, पेट में भी, यूपीएसआई में भी, सब में पूछा गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संबंध में, ठीक है, किसने संक्रामक या संसर्गजन्य रोगों का विषय एक भाग है, तो ये किसमें है, ये समवर्ती सूची में है। आपको पता है ना कि 7वीं अनुसूची की जब हम बात करते हैं तो उसमें राज्य सूची की बात की जाती है, संघ सूची की और समवर्ती सूची की, ठीक है। समवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों क्या बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं। फिर देखिए 2007 में भारत सरकार द्वारा एक केंद्र राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग कौन सा था, तो याद रखिएगा 1983 में सरकारिया कमीशन आई थी और 2007 में पुंची कमेटी आई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो केंद्र और राज्यों के बीच में वैधानिक संबंधों को बताता है, तो ये आर्टिकल 245 से 255 है। फिर भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषय, तो ये ऐसे ही, तो पुलिस याद रखिएगा। और संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम कितने लोग द्वारा
समर्थित हो, ठीक है, तो ये बोला गया है। तो याद रखिएगा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में 2/3 द्वारा। फिर राज्य सरकार को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है कौन? केंद्र दे सकता है। किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी में पानी के उपयोग को लेकर अगर कोई विवाद है तो वो कौन देखेगा? वो संसद देखेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है तो वहां पर किसके पास पावर होती है? वाटर डिस्प्यूट में पार्लियामेंट के पास होती है, संसद के पास होती है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न। अच्छा क्लास, ये बताइएगा इस तरीके के प्रश्न आपके लिए मैं और इंक्लूड करूं, ये 1 लाइनर प्रश्न भी हर प्रश्न के बाद, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा। अगर ऐसे प्रश्न भी आपको देखने हैं 1 लाइनर प्रश्न में, ठीक है, मेन क्वेश्चंस के साथ कि किस किस एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है, तो उसको मैं इंक्लूड कर दूंगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल का वेतन एवं भत्ता राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, एकदम सही है। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है वहां से गवर्नर का भत्ता दिया जाता है, याद रखिएगा। तो ये सही है। राज्यपाल को विधानसभा को विघटित डिसॉल्व करने का अधिकार होता है, ये भी सही है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है। राज्यपाल को मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है, नहीं। मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार बस राष्ट्रपति के पास होता है, राज्यपाल के पास नहीं होता है। और यही आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। क्यों? क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है। बाकी जो 3 है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 में, ईयर इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में की गई थी? तो बताइए सबसे पहला लोकायुक्त ऑफिस कहां पर स्टैब्लिश किया गया था? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट ने तुरंत आंसर दे दिया होगा महाराष्ट्र में, तो ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सी समिति पहले गठित की गई थी? तो बताइए सबसे पहले कौन सी कमेटी गठित हुई थी पंचायती राज से रिलेटेड? तो यहां पर संथानम बलवंत अशोक मेहता पीके थुंगन कमेटी दी गई है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी कब गठित हुई थी? 1957 में। अशोक मेहता कमेटी 1977 में, फिर 1985, 1986 और 1987 याद रखिएगा। तो ये आपका है थंगन कमेटी, सिंघानिया कमेटी, ठीक है। यहां पर देख लीजिए लिखा भी हुआ है, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, लिखा हुआ है देखिए। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी, कौन सी कमेटी क्लास? बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। फिर अशोक मेहता कमेटी 1977 में। पीके राव कमेटी, जीवीके राव, इसको करो जीवीके राव, ठीक है, जीवीके राव कमेटी जो है वो 1985 में। फिर एलएम सिंघवी कमेटी 1986 में, और 1988 में अगर हम देखेंगे तो थंगन कमेटी, ये याद रखिएगा। चलो ये प्रश्न देखो, एक अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, सीडीएस में पूछा गया प्रश्न है ये। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंचायत की सभी सीटें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाती है। ग्राम सभा में गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। और तीसरा दिया गया है, पंचायत का अध्यक्ष प्रत्येक राज्य द्वारा पारित एक कानून के अनुसार चुना जाता है। और आखिरी आपको दिया गया है कि भारत के सभी राज्यों में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा क्लास, जो बता रही हूं मैं, पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। पंचायत की सभी सीटें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाती है। ग्राम सभा की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो भी मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। पंचायत का अध्यक्ष प्रत्येक राज्य द्वारा पारित एक कानून के अनुसार, ठीक है, जो प्रत्येक राज्य है वो डिसाइड करता है कि जो पंचायत का अध्यक्ष है वो किस चीज के अनुसार चुना जाएगा, ये
राज्य पर निर्भर करता है। भारत के सभी राज्यों में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है? नहीं, हर जगह 3 टायर सिस्टम नहीं होता है। अगर कहीं पर भी 20 लाख से कम पॉपुलेशन है तो वहां पर त्रिस्तरीय की जरूरत नहीं है, 3 टायर की नहीं है। ठीक है, आपको पता है ना 3 टायर सिस्टम की बात किसने की थी? बलवंत राय मेहता कमेटी ने की थी, ये याद रखिएगा। ये भी तो ये गलत है, 20 लाख वाला प्रोविजन है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 आपका सही उत्तर है। मैं स्लाइड से हट जाऊं थोड़ा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्लास। देखिए यहां पर 20 लाख से कम आबादी वाले राज्य मध्यवर्ती स्तर का गठन नहीं कर सकते हैं, अतः जो कथन 4 है वो आपका गलत है। बाकी जो 3 कथन थे वो बिल्कुल सही थे। ये सीडीएस में पूछा गया प्रश्न था। अगला देखते हैं, भारत में निम्नलिखित कानूनों पर विचार करिए। ठीक है, विचार करते हैं। उपयुक्त कानूनों में से कितने जो हैं वो राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात की गई है। एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, यह पूछा गया है। तो बताइए, वन जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एनजीटी के क्षेत्र में आता है क्या? अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, वन अधिनियम 1980, मतलब यहां पर फॉरेस्ट एक्ट 1980 की बात की गई है, ये आता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये आता है। ईपीए एक्ट आता है, याद रखिएगा। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम जो है ये आपका क्या होगा? ये नहीं आएगा। ठीक है, जैविक विविधता अधिनियम ये आता है। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम ये नहीं आएगा। तो अगर हम देखें एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं, यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? देखिए क्लास, एक मिनट इसको इरेज करते हैं। यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है 4 आएंगे। ठीक है, एक मिनट, इरेज ऑल एंड, यहां पे ध्यान दीजिए। तो यहां पर आपका जो उत्तर है वो है केवल 4। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो मैंने आपको बताया कि जब हम लोग वन जीव संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, WPA, आज ये बोर्ड में कुछ दिक्कत आ गई है लग रहा है। हाँ, जब हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करेंगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एनजीटी के अंदर नहीं आता है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करेंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो वो एनजीटी के अंदर नहीं आता है। तो यहां पर देखिए कौन कौन से एनजीटी के अंदर आते हैं उनको एक बार ध्यान से देख लीजिए। एनजीटी का गठन कब हुआ था? 2010 में, याद रखिए। और इसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन सी सुनवाई हो सकती है? तो यहां पर जल अधिनियम, वाटर एक्ट 1974 की, ठीक है, जल उपकर अधिनियम 1977 की, वन संरक्षण अधिनियम ये क्या है 1980 की, जो कि आपको दिया था ऑप्शन में। फिर वायु अधिनियम 1981 भी इसके अंडर में आता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ईपीए एक्ट भी आता है। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम ये भी आता है, ध्यान दीजिएगा, ये भी आता है, तो सही है। जैविक विविधता अधिनियम, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 ये भी इसके अंडर में आता है। लेकिन वनजीव संरक्षण अधिनियम और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2005 ये दोनों इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। ये भी एक अच्छा प्रश्न था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या था एक, ठीक है, ये हो गया, ऐसे सेलेक्ट कर दिया, हो गया। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा क्लास, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात की गई है। ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। ठीक है, दिख रहा है ना क्वेश्चन, आप लोगों को दिख रहा है। तो यहां पर क्या बोला गया है? UNFCCC की अगर हम बात करते हैं, इसको स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट में इसको अडॉप्ट किया गया था। तो स्टॉकहोम बताइए 1972 नहीं, रियो दी जेनेरियो में, हाँ
मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी हम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, यूएनएफसीसी की बात करेंगे, तो इसको कब अडॉप्ट किया गया है? इसको रियो समिट में 1992, जिसको कि हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, उसमें इसको अडॉप्ट किया गया है। एजेंडा 21 फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ये सब जो है ये रियो समिट में अडॉप्ट किए गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर देख लीजिए एक बार आप लोग, इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम अर्थ समिट की बात करते हैं, जिसको कि और किस नाम से जाना जाता है? रियो समिट के नाम से, ठीक है, और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से। तो इसमें रियो डिक्लेरेशन हुआ था, एजेंडा 21 आया था, फॉरेस्ट प्रिंसिपल आया था, सीबीडी आया था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और साथ ही साथ यूएनएफसीसी भी इसी में आया था। तो ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं 17 प्रश्न पे। संविधान का कौन सा उपबंध दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से हम चेंजेस कर सकते हैं। संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते में, संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय। तो यहां पर सिंपल मेजॉरिटी की बात की गई है, फिर हो गया ये दिक्कत, ध्यान दीजिएगा। यहां पर सिंपल मेजॉरिटी की बात की गई है, ठीक है, हम लोग साधारण बहुमत की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम सैलरी की बात करेंगे और अलाउंसेस की बात करेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो इसको हम साधारण बहुमत से पारित कर सकते हैं। विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी जब हम डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। जब भी संघीय ढांचा में कोई बदलाव की बात आएगी, फेडरल स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके के चेंजेस की बात आएगी, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर बताइए, वहां पर स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट को भी उससे रेक्टिफाई करना पड़ता है विथ सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, तो यहां पर तो आपका आंसर ए हो गया। अब ध्यान से देख लीजिए क्लास, हम जब भी अमेंडमेंट की बात करते हैं, ठीक है, जब भी अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो एक होता है साधारण बहुमत। क्या होता है? एक होता है साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, तो सिंपल मेजॉरिटी की बात होती है, स्पेशल मेजॉरिटी की बात होती है, प्लस स्पेशल मेजॉरिटी, यहां पे स्पेशल मेजॉरिटी करो, स्पेशल, इसको क्या करो? स्पेशल, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन बाय स्टेट। तो ये साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से मतलब जितने हैं उतने प्रेजेंट एंड वोटिंग। यहां क्या दिया गया? प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, सिटीजनशिप, जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। जब हम स्पेशल मेजॉरिटी की बात करेंगे तो यहां पर 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस होना चाहिए, मतलब जो भी पॉपुलेशन है हाउस की उसके 50% से अधिक, साथ ही साथ 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। समझ में आया? अगर हम कह रहे हैं अगर किसी भी हाउस, मतलब यहां पे 300 है, ठीक है, 300 मेंबर है सपोज करिए, तो 50% इसका क्या हो जाएगा? इसका 50% हो जाएगा 150। तो मतलब पहली कंडीशन तो ये है कि 151 मेंबर्स आपके प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, होने चाहिए, साथ ही साथ 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग भी होने चाहिए। यहां पर ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर जब हम बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट, तो वहां पे संघीय ढांचा में जब कोई परिवर्तन हो, और मैंने आपको बताया है जब भी हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम संघीय ढांचा की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। इसीलिए कहा जाता है ना, जब हम 7वीं अनुसूची को देखते हैं तो वहां पर डिवीजन ऑफ पावर किया गया है, किसके किसके मध्य में? स्टेट और सेंटर के मध्य में। तो वो संघीय ढांचा को सपोर्ट करता है शेड्यूल 7, ठीक है, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की गई है। तो कभी उसमें कोई चेंजेस होंगे, डिवीजन ऑफ पावर में कोई बदलाव करना होगा, किसी सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से सेंट्रल लिस्ट में ट्रांसफर करना होगा,
ठीक है। संघ से अगर हम देखें राज्य में ट्रांसफर करना होगा या राज्य से संघ में ट्रांसफर करना होगा तो वहां पर क्या होगा, उसको स्पेशल मेजॉरिटी से तो पास होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब मोर देन 50% प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो ये आपके हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास होना चाहिए। साथ ही साथ जो स्टेट हैं, ठीक है, उनमें से हाफ ऑफ द स्टेट उसे किससे, सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगा, तब वो लागू होगा। ये याद रखिएगा जब भी संघीय ढांचा में कोई भी बदलाव करना होगा। तो चलो हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत होगी, अभी समय है, ठीक है। 18वां देखते हैं, हिमालय की औषधीय जड़ी बूटियों पर चढ़ने वाली देशी बद्री गाय किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है उत्तराखंड से। एक बार देख ले क्लास, ये बार बार आज बदल जा रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा, तो ये उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है। ये स्क्रीन नहीं, चलो बाद में देखूंगी मैं इसको क्या दिक्कत आ गई है आज। तो डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखें, एक मिनट देख लें, चल रहा है, हाँ चल रहा है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मौर्यकालीन उत्तराधिकारी विभाग बोला गया है। जब हम समाहर्ता की बात करते हैं तो ये राजस्व विभाग से रिलेटेड है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड है समाहर्ता। बिल्कुल सही है, आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। सन्निधाता की बात करेंगे तो ये आपके राजकीय कोष से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर कोषाध्यक्ष होते हैं ये, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दंडपाल जो होते हैं वो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, ये भी सही है। एग्रोनोमोई जो है वो राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता है, ये गलत है, ठीक है। एग्रोनोमोई जो है वो रोड से रिलेटेड होता है, तो यहां पर ये गलत है। तो डी आपका गलत हो गया। हम लोग सही उत्तर देख लेते हैं, डी सही उत्तर है। देखिए, जब एग्रोनोमोई की बात होगी तो ये मार्ग निर्माण, रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता था, ठीक है। और मौर्य काल में अगर हम कृषि विभाग की बात करें तो उसे सीता अध्यक्ष कहते थे, ये भी याद रखिएगा। ये देखिए यहां पर मैं अंडरलाइन कर देती हूं, वो सीता अध्यक्ष कहलाते थे जो राजकीय कृषि विभाग से रहते थे, और एग्रोनोमोई जो थे वो अधिकारी मार्ग निर्माण से रिलेटेड होते थे, एक विशेष अधिकारी। अगला प्रश्न 20वां, सभी मनुष्य मेरी संतान है। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इहलोक एवं पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूं, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी करता हूं। इस विशेष विषय का उल्लेख अशोक के शिलालेख में प्राप्त है। तो बताइए किस शिलालेख में अशोक ने कहा है कि सभी मनुष्य जो हैं वो मेरी संतान है, और जिस प्रकार मैं अपने संतान के लिए इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूं, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी करता हूं। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया है प्रथम शिलालेख में, जो कि कलिंग में था। अब सोचो, कलिंग में इतना बड़ा वॉर लड़के आए थे, कलिंग के उतने लोगों को मार दिए थे। अब अगर कलिंग में शांति स्थापित करनी रहती तो क्या करते? यही तो लिखते कि तुम लोग चिंता मत करो, जिस तरीके से मैं अपने बच्चे को प्यार करता हूँ, अपने संतान को प्यार करता हूँ, वैसे कलिंग के बच्चों को भी मैं प्रेम करता हूँ। क्योंकि पता है अशोक को कि इतना लोग मरे हैं कलिंग के वॉर में, और कभी भी वो अशोक को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो अशोक ने वहां पर शिलालेख लिखवा दिया कि तुम सब मेरी संतान हो। तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 21वें प्रश्न को देखिए ध्यान से। या लगान और अर्थव्यवस्था का प्रधान या राज्य के आय व्यय की देखभाल करने तथा अन्य मंत्रियों के कार्यों की देखभाल करना भी इसका दायित्व होता था। शेषशाह कालीन प्रशासन के संदर्भ में यह टिप्पणी किससे संबंधित है? तो ये तो आपको पता ही होगा, ये किससे संबंधित है बताइए। रेवेन्यू की बात की है तो ये दीवाने, फिर से हट गया, ये पता नहीं क्या आज हो रहा है। ये किससे रिलेटेड है? ये दीवाने वजारत से रिलेटेड है। ए आपका सही उत्तर हो गया। ध्यान दीजिएगा क्लास यहां पर। अब शेरशाह से रिलेटेड जो विभाग हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। एक बार पहले देखें, ये अभी हट ना जाए, हटेगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा यहां पर जब हम बात करते हैं दीवाने वजारत की, तो या लगान व अर्थव्यवस्था का प्रधान तथा राज्य के आय व्यय की देखभाल करना व अन्य मंत्रियों के कार्यों की देखभाल करना भी इनका
दायित्व होता था। किनका दायित्व होता था? दीवाने वजारत का। दीवाने आरिस की अगर हम बात करेंगे तो ये सेना से रिलेटेड होते थे, ठीक है। दीवाने रसालत की अगर हम बात करेंगे तो ये विदेश मंत्री होते थे, पत्र व्यवहार से रिलेटेड इनका काम था। दीवाने इंसा की जब हम बात करेंगे तो ये किससे रिलेटेड है? ये आपके क्या है? आदेशों को लिखना, उसका लेखा रखना व राज्य के विभिन्न विभागों में उसकी सूचना पहुंचाना किसका कार्य था? दीवाने इंसा का कार्य था। तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जल्दी से बताओ। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को अंग्रेजों ने हराया था। बताओ क्लास। फिर सर्वप्रथम ईस्ट इंडियन कंपनी ने जहांगीर के दरबार ने कैप्टन हॉकिंस को भेजा था। जहांगीर के दरबार के में लिख दो उसको, में कैप्टन हॉकिंस को भेजा था। तालीकोटा का युद्ध 1527 में 1526 में हुआ था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले अंग्रेज थे। तो यहां पर आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है? तो यहां पर देखिए तो खाली जो बी है वो आपका सही है, बाकी सब आपका गलत है। क्यों? क्योंकि मराठा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हारे थे, लेकिन किससे हारे थे बताइए? ये हारे थे, ये किसके किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह और अब्दाली। इधर अहमद शाह अब्दाली याद रखिएगा, और मराठाओं के बीच में, ना कि अंग्रेजों के बीच में। ये आपका गलत हो गया पहला स्टेटमेंट, ठीक है। ब्रिटिशर्स के बीच में नहीं, ये गलत है। फेमस बैटल ऑफ तालीकोट जो है वो कब हुआ था? ये आपका 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में। यहां पर 1526 दिया है। ब्रिटिश वेयर द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश द ट्रेड रिलेशनशिप विद इंडिया। नहीं, सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डिगामा आया था ना, जेमोरिन था उस समय कालीकट पे। तो याद रखिएगा, ये भी आपका गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो बी आपका सही उत्तर था। 23, गांधी जी ताजी हवा के उस झोंके की तरह आए जिसने हमारे लिए खुली हवा में सांस लेना संभव बनाया। वे प्रकाश की उस किरण की तरह आए जो अंधकार में बैठ गई और जिसने हमारी आंखों के सामने से पर्दे को हटा दिया। वे उस बवंडर की तरह आए जिसने बहुत कुछ, विशेषकर श्रमिकों के दिमाग को उलट पलट दिया। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। बी जो है वो आपका सही उत्तर है क्लास, ठीक है। चल आगे बढ़े। 24वें प्रश्न को, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। पंजाब केसरी हम किसको कहते हैं? लाला लाजपत राय को। तो ये तो आसान है ना। ए का क्या हो गया? सेकंड हो गया। नहीं, आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 जगह ए दिया है, ठीक है। फिर बंगाल केसरी हम किसको कहते हैं बताइए? बंगाल केसरी जो है वो आशुतोष मुखर्जी को कहेंगे। अब आप खुद सोच लीजिए, अगर यहाँ राय हैं, सिंह हैं, प्रकाशम है, मुखर्जी हैं, मुखर्जी किधर होंगे? बंगाल साइड में होंगे ना, कोलकाता साइड में। तो बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को। तो यहाँ पर 2 हो गया आपका, बी 2 जगह दिया गया है। चलो फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार केसरी, तो डॉक्टर श्री कृष्ण को। तो यहाँ पर सी का 4th हो गया, और आंध्र केसरी टी प्रकाशम को। तो उत्तर क्या हो गया? बी आपका सही उत्तर हो गया। आसान प्रश्न था ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, भारतीय संदर्भ में उस विशिष्ट प्रकार की कर प्रणाली को क्या कहते हैं जब आयकर एक निश्चित अवधि तक बढ़ता है और उसके पश्चात स्थिर हो जाता है? यहां पर क्या दिया गया है? जो आयकर है, जो टैक्स है, वो कुछ समय तक तो बढ़ता है और उसके बाद वो स्टेबल हो जाता है। तो उस टैक्स को हम क्या कहते हैं बताइए? प्रगतिशील, अवक्रमिका, अनुपातिक या प्रतिगामी? तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा? यहां पर आपका सही उत्तर बी होगा, ठीक है। बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अब क्लास ध्यान से देखिएगा, जब भी हम टैक्सेशन सिस्टम पढ़ते हैं तो टैक्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, प्रोग्रेसिव भी होता है, रेग्रेसिव भी होता है और डिग्रेसिव भी होता है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रही हूं। जब मैं प्रोपोर्शनल टैक्स की बात कर रही हूं, मतलब
अनुपातिक टैक्स की बात कर रही हूं, ठीक है। तो यहां पर जो है वो प्रपोर्शन जो है वो फिक्स्ड है, रेट ऑफ जो टैक्सेशन है वो फिक्स्ड है। जैसे बोल दिया गया इतने परसेंट टैक्स लिया जाएगा 5 लाख से 10 लाख की सैलरी के बीच में, ठीक है। तो प्रपोर्शन फिक्स्ड है यहां पर, समझिए। जब हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स की, तो प्रोग्रेस मतलब क्या है, आगे बढ़ना ना, प्रोग्रेस मतलब क्या है, प्रगतिशील टैक्स की हम बात करते हैं। तो यहां पर जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा, तो वो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। जैसे आज मेरी सैलरी है 20 लाख, तो मुझे मान के चल रहा है इतना नहीं, 5% स्लैब रेट होता है वो आपसे डिस्कस करें, 5%। कल 30 लाख हो गई तो मुझे 10%, तो प्रोग्रेसिव टैक्स से प्रगतिशील टैक्स उसको हम कहते हैं। रिग्रेसिव टैक्स की बात करेंगे तो यहां पे जो टैक्सेबल इनकम होती है, ठीक है, वो जैसे जैसे बढ़ती है, देखो टैक्स रेट डिक्रीजेस एज द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम इंक्रीजेस, इसी का उल्टा है। प्रोग्रेसिव में जैसे जैसे इनकम बढ़ रही थी टैक्स रेट बढ़ जा रहा था, रिग्रेसिव में क्या होगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट कम हो जाएगा। फिर हम देखें डिग्रेसिव टैक्स, टैक्स पेएबल इंक्रीजेस ओनली एट डिमिनिशिंग रेट, बहुत ही डिमिनिशिंग, बहुत ही कम रेट पे बात इसकी की जाती है डिग्रेसिव रेट की। तो यही है आपके कुछ टाइप ऑफ टैक्सेशन जो हमने डिस्कस किए। अभी हम इससे रिलेटेड और प्रश्न आगे वाले टेस्ट में देख लेंगे। चलो, टाइम ज्यादा हो गया है ना, क्वेश्चंस भी डिस्कस करना जरूरी है, इसलिए अब थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के देशों को संयुक्त रूप से ग्रेट ब्रिटेन की संज्ञा दी जाती है, तो बताइए। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्वे, इंग्लैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, वेल्स, फिनलैंड। तो यहां पर ग्रेट ब्रिटेन में किसको किसको संज्ञा दी जाती है, तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स जो है वो ग्रेट ब्रिटेन मिलकर बनाती हैं। यहां पर मैप में देख लीजिए एक बार आप लोग, मैं इधर आ जाती हूं, सी आपका सही उत्तर है। ये क्या है, ये इंग्लैंड है, ये वेल्स है, ये स्कॉटलैंड है, ये तीन जो हैं वो ग्रेट ब्रिटेन इनको बोलते हैं, ठीक है। इसी में जब किसको, नॉर्दर्न आयरलैंड को यहां पर जोड़ लिया जाता है तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम हो जाता है, यूके हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। बस अभी इतना याद रखिए। जानते क्लास क्या होता है, सुबह से लगातार क्लासेस होती हैं और आप लोगों की ये जो यूट्यूब वाली क्लास होती है वो लास्ट क्लास में लेती हैं, तो एकदम अब आप पढ़ाते 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 अब थोड़ा सा गला सूखने लगता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सी उत्तर है। जब नॉर्दर्न आयरलैंड को भी शामिल कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम कहलाएगा। चलो 27 देखते हैं एक बार। भारत का रुर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, विश्व संदर्भ में रुर प्रदेश कहाँ स्थित है, तो आपको पता है ना, यहाँ पर रुर प्रदेश जो है वो जर्मनी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जर्मनी में, तो ए आपका सही उत्तर है। और भारत का रुर किसे कहा गया है, छोटा नागपुर प्लेटू को, क्यों, कोयले के लिए। 28 देखते हैं। डागर बैंक, ठीक है, जॉर्जेस बैंक और ग्रांड बैंक, ये किसके लिए फेमस है, बताइए। ये विश्व बैंक की शाखाएं हैं, कम ब्याज पर ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं, टाइडल पावर प्लांट है, या मछली पकड़ने के केंद्र हैं, तो ये जो है वो आपके मछली पकड़ने के केंद्र है। डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला देखते हैं 29। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना किस राज्य में हुई थी, बताइए। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कहां पर स्टैब्लिश हुआ था, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, या फिर मध्य प्रदेश में। तो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो था वो, फिर से यहां पर गड़बड़ हो गया, वो कहां पर स्टैब्लिश हुआ था, वो स्टैब्लिश हुआ था वेस्ट बंगाल में। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है, सी सही उत्तर है। देखिए सिद्रा बाग कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है और कहीं कहीं सिद्रा नोक लिखा रहता है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, दार्जिलिंग में है। यहाँ पर फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट आपका स्टैब्लिश किया गया था। अब आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे। यहाँ पर जनजाति दी गई है और राज्य दिया गया है, ट्राइब्स और स्टेट। तो बताइए, अंगामी, कुकी, बड़वा, फिर मुरिया, तो इसको मैच करते हैं। तो अगर हम देखेंगे अंगामी ट्राइब्स के बाद, यही चीज देखिए मैं उस समय चाह रही थी मैप में, तो नहीं हुआ और अब हो गया। ध्यान दीजिएगा क्लास,
जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब हम अनगामी ट्राइब्स की बात करेंगे तो ये कहाँ मिलेगी? ये नागालैंड में। तो ए का सेकंड यहाँ भी है, यहाँ भी है। कुकी ट्राइब्स कहाँ पर है? मणिपुर में। यहाँ पे कुकी कहाँ है? मणिपुर में। बी का 1, ठीक है। फिर हम बड़वा टाइप की बात करेंगे तो वो तमिलनाडु में, और मुरिया कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। उत्तर क्या है? बी। बी जो है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है। तो चलो क्लास, अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में मुझे, ठीक है, जरूर बताइएगा। और जो भी चीज़ बार बार रिवाइज करा रही हूँ वो हेल्पफुल है कि नहीं, ऐसा तो नहीं लगता ना कि मैम रिपीट कर दे रही हैं चीज़ों को। देखो क्लास, हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, अभी समय है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स इसलिए कवर कर रहे हैं। जैसे आपका एग्जाम आएगा हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे, लेकिन अभी पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए आज 30 किया, कल 35 किया, कभी 40, इस पर मत ध्यान दीजिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। और मैं सारे सब्जेक्ट्स को कवर करूंगी इन क्वेश्चंस के माध्यम से। यहाँ पर PYQs भी आपके कवर करवाए जाएंगे। जो मैंने चार्ट में एक आपको दिया था जिसमें कि हमने किससे, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से दिया था प्रश्न, कि यहाँ पर 5-6 एग्जाम्स में जो पूछे गए थे, बार बार रिपीट हो रहे थे, उनको हमने इंक्लूड किया था। वो अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो मुझे बताइएगा, हम आने वाले टेस्ट में उसको भी रिवाइज कर लिया करेंगे, ठीक है। ऐसे ही 1 लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से मेरा पूरा फोकस बस यही रहता है कि एक टेस्ट में अपने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन के माध्यम से कितने टॉपिक्स में पढ़ा दूं, ठीक है। बस यही, अगर आप लोग के लिए क्लास हेल्पफुल है तो मेरी मेहनत काम में आ रही है, बस मैं इतना चाहती हूँ। चलो क्लास, तो अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ ही साथ रिवीजन पर भी ध्यान देंगे। तो तब तक क्या करिए? खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए और हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा आपके जीवन में होगा। धन्यवाद। इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बनी रही। थैंक यू।